अगर एसएसपी संदीप की नजर उस दिन उस पोस्टर पे नहीं पड़ती तो आज न जाने कितने लोगों की जान जाती। have been taken place in a crowded 15 people and injuring more than 20 others. हम बनाते बनाते मुजम्मिल और शाहीन एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। प्लान के लास्ट मोमेंट पे जिसको बम फोड़ के अपनी जान देनी थी वो डर के मारे मुकर जाता है। राइसिन पॉइजन को वाटर टैंक में डाल के बल्क में लोगों की जान लेनी थी। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन दिल्ली में जो हुआ, मोबाइल में 2 कांटेक्ट नंबर पकड़े गए जो मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव थे। 9 दिन तक उसी रूम के अंदर दीवार पे टॉयलेट। हैरानी की बात यह थी कि ये लोग बनाने के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। पूरे स्टेट में नंबर 1 रैंक लाना एग्जाम के अंदर मजाक बात नहीं। कॉलेज की बिल्डिंग नंबर 17 को इन्होंने कमांड सेंटर बना लिया था और जब कॉलेज का लॉकर रूम चेक किया गया तो उसमें AK-47 निकली। पढ़ने के बाद गवर्नमेंट को याद आया कि अरे इस अल्फला यूनिवर्सिटी के पास तो सेक्शन 12B का स्टेटस ही नहीं है। ये तो गलती से हम टैक्स पेयर का पैसा इनको उठा उठा के दिए जा रहे हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक एवरीडे इशू की बात कर लेते हैं जो आप भी फेस करते होंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। आज हमारा मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन कॉल्स, व्हाट्सएप, टेक्स्ट और ईमेल से होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कस्टमर्स और क्लाइंट्स बढ़ जाते हैं। फिर किससे क्या बात हुई थी, कौन सा फॉलोअप पेंडिंग है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सब याद रखना पॉसिबल नहीं होता और इससे बिजनेस सफर करता है। इसलिए जरूरी है एक ऐसा सिस्टम जो कस्टमर्स की कॉन्वर्सेशन और नेक्स्ट एक्शन को एक जगह ऑर्गेनाइज रखे। इसी को CRM कहते हैं, यानी कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। और यही काम करता है उडू का CRM, जहां हर क्लाइंट, हर डिस्कशन और हर फॉलोअप ट्रैक होता है। जैसे किसी लॉ फर्म को ही ले लीजिए, जहां मल्टीपल क्लाइंट्स, अलग अलग केसेस, डॉक्यूमेंट्स और हियरिंग डेट्स होती हैं। उडू CRM में सब क्लियरली दिखता है कौन सा क्लाइंट, कौन सा केस किस स्टेज पे है और नेक्स्ट फॉलोअप क्या होना है। इस ट्रैकिंग से काम बहुत ईजी हो जाता है। और यही नहीं, उडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहां सेल्स, CRM, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, वेबसाइट जैसे और भी कई बिजनेस ऑपरेशन सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही सिस्टम में मैनेज किया जा सकता है। ये सब कुछ ट्राई करने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ है। तो चेक आउट उडू CRM एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर क्लाइंट रिलेशनशिप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में ये जो साउथ कश्मीर वाला एरिया है, इसकी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोयल नाम से गांव है। इस गांव के अंदर एक घर है जिसका एड्रेस है हाउस नंबर 581, मुस्लिमपोरा, कोयल, पुलवामा, पिन कोड 192301। ये ओरिजिनल पिक है इस घर की। तो 24 फरवरी 1989 को इस घर के अंदर जो गवर्नमेंट टीचर गुलाम नबी भट्ट और इसकी वाइफ शामीना बानो रहते थे, इनके घर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम ये रखते हैं उमर उन नबी। ये कोयल जो गांव था जहां उमर पैदा हुआ था, इस गांव को विलेज ऑफ डॉक्टर्स भी कहते थे क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर घरों में डॉक्टर या फिर मेडिकल लाइन से जुड़े लोग रहते थे। तो उमर जब पैदा हुआ था तो इसके घर में भी उमर को डॉक्टर बनाने का सपना था, लेकिन इस टाइम पे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे चल के ये बच्चा एक ऐसा आतंकवादी बनने वाला है जो इंडिया की कैपिटल दिल्ली में जाके हमला करेगा जिसमें बहुत सारे मासूमों की जान जाएगी। देखिए, उमर के पैदा होने के बाद करीब ईयर 2002 और 2003 के आसपास उमर का एडमिशन वहीं कश्मीर के एक गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में एडमिशन करा दिया गया था। और एडमिशन कराने के 5-6 साल के बाद ही उमर ने डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जैसे नीट का एग्जाम होता है, ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर में अलग से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता था जिसको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET बोलते थे। तो उमर इसी एग्जाम को देता है और पहली अटेम्प्ट में CET निकाल लेता है। इस एग्जाम में उमर के 148 मार्क्स आए थे, लेकिन उमर को सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए था। अगर आप पॉज करके लिस्ट देखोगे तो इसमें 158 मार्क्स से ज्यादा वालों को MBBS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था। उमर जो था इस टाइम पे इसको BSc एग्रीकल्चर वगैरह मिल रहा था, तो उमर ने इसको ऑप्ट नहीं किया और इस साल ड्रॉप कर दिया और नेक्स्ट ईयर के एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गया। अभी तक इसका किसी भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक सामने नहीं आया था। अब सेम टाइम पे यानी कि ईयर 2009 में उमर का जो घर था, इसके घर से 300 से 400 मीटर की दूरी पे एक और लड़का रहता था। इसका नाम था मुजम्मिल शकील। ये इसकी फेसबुक प्रोफाइल है। तो सेम टाइम पे मुजम्मिल जो था वो भी अगले साल का जो CET का एग्जाम था उसकी प्रिपरेशन कर रहा था। कहने का मतलब है दोनों एक साथ में ही प्रिपरेशन कर रहे थे और आसपास ही रहते थे। तो अभी तो ये दोनों साथ में मिलकर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी बस थोड़ी देर वेट करिएगा, अभी यही दोनों साथ में मिलकर भी बनाएंगे।
अब देखिए इसके एक साल बाद यानी कि ईयर 2010 में सीईटी का एग्जाम होता है और उमर और मुजम्मिल दोनों एग्जाम देते हैं। उमर का रोल नंबर 318506 और मुजम्मिल का रोल नंबर 317658। इस एग्जाम में उमर के 195 मार्क्स आते हैं। पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 20th रैंक आती है उमर की। तो उमर को तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी श्रीनगर में एमबीबीएस मिल जाता है। ये उसके रिजल्ट की कॉपी है। और मुजम्मिल के 143 मार्क्स आते हैं, तो इसकी 701 रैंक आई थी। तो ये पेमेंट सीट से प्राइवेट कॉलेज एस्कॉम में एमबीबीएस में एडमिशन ले लेता। ये इसके रिजल्ट की कॉपी है। अब देखिए इसके बाद दोनों उमर जीएमसी में और मुजम्मिल एस्कॉम में अपनी एमबीबीएस करने चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो जीएमसी कॉलेज श्रीनगर था, जहां ये उमर एमबीबीएस करने पहुंचा था, तो इस कॉलेज के स्टाफ में 2 लोग ऐसे आ गए थे जिनकी वजह से ये पूरा दिल्ली डिजाइन हुआ आगे चल के। इनमें से एक का नाम था इरफान अहमद। ये जीएमसी के अंदर पैरामेडिकल सपोर्ट स्टाफ था और ये कश्मीर के ही सोपियान डिस्ट्रिक्ट के नदीगाम एरिया से आता था। ये इसका घर है। अब ये जो इरफान था, इसको पाकिस्तान के आउटफिट जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद ने इसको अपनी तरफ कर लिया था। और इस इरफान के थ्रू ये कश्मीर के अंदर अलग अलग एक्टिविटी करते थे, जैसे हथियार सप्लाई करवाते थे। और दूसरा, इसके थ्रू जीएमसी कॉलेज और कश्मीर के अंदर जो पढ़े लिखे यूथ थे, स्पेशली डॉक्टर्स और इंजीनियर, इनको ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के जो अलग अलग टेरर आउटफिट्स थे, इनके साथ जोड़ने का काम करता था। बाकी और भी कई सारी चीजें होती थी, जैसे जैश-ए मोहम्मद की प्रोपेगेंडा वीडियोस जो होते थे और उनकी जो गाइडलाइंस होती थी, ये इरफान के पास आती थी। फिर ये उन वीडियोस को टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू स्टूडेंट्स में भेजता था। तो इस तरीके से कश्मीर के अंदर इसने अपना अच्छा नेटवर्क बना रखा था। और ये जितने भी वीडियोस आते थे जो ये शेयर करता था, इन सारे वीडियोस में इरफान एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बनाता था कि देखो इंडिया कितना जुल्म कर रहा है। तो एक तो ये इरफान हो गया जो जीएमसी कॉलेज में पहले से था। दूसरा, निसार उल हसन, ये जीएमसी में टीचर था। ये निसार की टीचर प्रोफाइल है वहां की। ये जीएमसी कॉलेज में जनरल मेडिसिन पढ़ाता था और सेम जैसे इरफान पाकिस्तान के टेरर आउटफिट से जुड़ा था, एंटी इंडिया बातें करता था, निसार उल हसन भी एंटी इंडिया बातें करता था, स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करता था। आप यूट्यूब पे इसका नाम सर्च करोगे तो कुछ 6-7 साल पुरानी वीडियो इसकी आपको मिलेंगी जिसमें मेडिसिन वगैरह के बारे में बात कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये एक सेपरेटिस्ट था जो इंडिया के खिलाफ काम करता था। उमर जब इस जीएमसी कॉलेज में आता है तो आते ही ये जो निसार और इरफान थे, इनके टच में आता है। और उमर से बात करने के बहुत ही कम टाइम में इरफान समझ गया था कि उमर एक पोटेंशियल कैंडिडेट है जिसको आगे चल के अपने प्लान में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि उमर से बात करके इरफान को समझ में आ गया था कि इसके अंदर पहले से ही इंडिया के खिलाफ गुस्सा है। अब इसके बाद साल दर साल ये लोग टच में आते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं, इनके ग्रुप्स बनते हैं कॉलेज के अंदर ही। लेकिन फिर 23 मई 2014 को ये जो निसार उल हसन था, इसकी वजह से इसके ऊपर FIR नंबर 15/2014 रजिस्टर हो जाती है और इसको कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता। अब ये सस्पेंड तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये कॉलेज में आता जाता रहता था और स्टूडेंट से बात वगैरह करता था। अब इसी टाइम के बीच में ये जो इरफान था, इसने उमर को एक आदिल अहमद नाम के लड़के से मिलवाया। आदिल जो था ये सेम इसी जीएमसी कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा था। तो इरफान जो है वो आदिल को उमर से मिलवा देता है। अब यहाँ पे एक चीज और थी, ये जो आदिल था इसका एक भाई था मुजफ्फर अहमद, ये उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल है। अब ये जो आदिल का भाई था मुजफ्फर, ये जो मुजम्मिल था जो एस्कॉम से एमबीबीएस कर रहा था, ये उसके कॉलेज में था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। उमर और मुजम्मिल ये एक साथ एग्जाम क्लियर करके उमर जीएमसी कॉलेज में एमबीबीएस करने गया और मुजम्मिल एस्कॉम में एमबीबीएस करने गया। उमर को उसके कॉलेज जीएमसी में आदिल मिला जो कि इरफान ने मिलाया, और आदिल का जो भाई था मुजफ्फर, ये मुजम्मिल के कॉलेज एस्कॉम में था। तो उमर और आदिल जीएमसी कॉलेज में एक साथ हो गए और मुजफ्फर और मुजम्मिल एस्कॉम कॉलेज में एक साथ हो गए। बाकी ये जो निसार और इरफान थे ये जीएमसी कॉलेज की फैकल्टी में थे जो इन चारों से टच में थे। तो इस तरीके से इनका एक ग्रुप बन गया। ये मैं इसलिए अभी आपको समझा रहा हूं क्योंकि ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है। जब दिल्ली हुआ था तो ब्लास्ट के तुरंत बाद आपने ये फोटो न्यूज में जरूर देखी होगी। इसमें ये आदिल है, ये मुजम्मिल है, ये उमर है और ये मुजफ्फर है। और ये जो लड़की की फोटो आप देख रहे हैं, तो इसकी भी एंट्री अभी आगे होगी। आप बस थोड़ा सा वेट करिए। कैसे मटेरियल इकट्ठा हुआ, कैसे बनाया गया, ये सारी प्लानिंग कैसे हुई, एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। तो ये सारे लोग जब अपने अपने कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे थे तो ये लोग आपस में मिलते थे और एंटी इंडिया बातें करते थे। ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और फिर इसके बाद ईयर 2017 में पहले उमर ने जीएमसी कॉलेज से अपना एमबीबीएस पूरा किया। ये इसकी एमबीबीएस की ओरिजिनल कॉपी है। और फिर सेम टाइम पे मुजम्मिल ने भी एस्कॉम से अपनी एमबीबीएस पूरी की। और फिर 7 जनवरी 2018 को पहले मुजम्मिल ने मेडिकल काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 15130 था। ये इसका प्रैक्टो का लिंक है। ऐसे ही 2 महीने बाद 7 मार्च 2018 को उमर ने भी
भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया विद रजिस्ट्रेशन नंबर 15313 और ये उमर का प्रैक्टो लिंक है। अब MBBS तो इन लोगों का सबका पूरा हो गया था, अब इसके बाद इनको अपना MD पूरा करना था। तो इसके लिए उमर और मुजम्मिल दोनों नीट PG का एग्जाम देते हैं। ये इनके रिजल्ट की कॉपी है। उमर की ऑल इंडिया रैंक 1334 थी और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 17 रैंक आई थी। तो उमर तो सेम उसी GMC श्रीनगर कॉलेज में दोबारा से एडमिशन लेके अपनी MD स्टार्ट कर देता है। ये इसके अलॉटमेंट लेटर की कॉपी है। ये रीकाउंसलिंग के बाद जो अलॉटमेंट लेटर था ये उसकी कॉपी है। बाकी मुजम्मिल के इस एग्जाम में थोड़े कम मार्क्स आए थे, तो इसने हरियाणा के पानीपत में NC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल था, पहले वहां पे एज अ जूनियर रेजिस्टेंट जॉब की, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में वापस आके स्किम्स में एज जूनियर रेजिस्टेंट काम करने लगा था। तो कहने का मतलब है कि अभी ये सारे के सारे, चाहे इरफान, निसार हों, ये चारों हों, ये सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर में ही थे। अभी ये फरीदाबाद नहीं पहुंचे थे, जम्मू कश्मीर में ही रह के ये अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे और पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने अंसार गजवात उल हिंद की मेंबरशिप भी ले ली थी और धीरे धीरे करके पाकिस्तान के कई हैंडलर्स के टच में भी आ गए थे। ये उन पाकिस्तान हैंडलर्स के नाम हैं जिनके टच में थे, एक बार आप पॉज करके देख लेना। लेकिन जो फ्रंट फेस था वो इरफान ही था। इरफान क्या करता था कि ये पाकिस्तान हैंडलर से सिक्योर्ड एनक्रिप्टेड एप्स जैसे थ्रीमा, सिग्नल, सेशन, ब्रायर और एलिमेंट के थ्रू इंस्ट्रक्शंस लेता था और कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से जो इंस्ट्रक्शन आते थे उसके हिसाब से एक्टिविटी करता था। इरफान का कश्मीर के अंदर जो टारगेट होता था वो डॉक्टर, इंजीनियर, यूनिवर्सिटी टीचर, स्टूडेंट्स, इन सबको ब्रेन वॉश करके पाकिस्तान के जो टेरर मॉड्यूल थे उनसे जोड़ता था ये, क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी का ध्यान इन पढ़े लिखे लोगों पे बहुत कम होता था। इसके साथ साथ इरफान श्रीनगर के नौगाम के हजरत अली मस्जिद में भी जाता था, वहां भी ये जाके कई सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। और जो काम टेलीग्राम के थ्रू इरफान ऑलरेडी बहुत टाइम से कर रहा था, उस टाइम पे सेम चीज पढ़ने के साथ साथ उमर, मुजम्मिल, आदिल, मुजफ्फर इन लोगों ने भी स्टार्ट कर दी थी। जैसे उमर और मुजम्मिल ने 2 टेलीग्राम ग्रुप बनाए थे जिनका नाम था फर्जंदान ई दरुल उलूम और दूसरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम था काफिलाए गुरबा। ऐसे टेलीग्राम ग्रुप बनाए थे इन दोनों ने और इस टेलीग्राम के थ्रू जैसे इरफान कश्मीरी यूथ का ब्रेन वॉश करता था, इन लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये सारी चीजें करने के साथ साथ ये लोग पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। जैसे सेम टाइम पे उमर ने गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए जम्मू एंड कश्मीर के PSC का एग्जाम दिया था, पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में टॉप किया था, नंबर 1 रैंक आई थी इसकी। ये इसके रिजल्ट की कॉपी है, इसमें आप देखोगे सबसे ऊपर हाईएस्ट 82 मार्क्स उमर के लिखे हैं और ये इसका सिलेक्शन लेटर है। लेकिन इस टाइम पे आर्टिकल 70 वगैरह हट गया था तो ज्वाइनिंग में डिले हो गया था और उसके बाद उमर का एकदम माइंड चेंज हो गया था। तो नंबर 1 रैंक लाने के बाद भी इसने जॉब ज्वाइन नहीं की और अपनी MD जो कर रहा था ये GMC कॉलेज से वही कंटिन्यू रखता है। तो अक्टूबर 2021 में अपनी MD कंप्लीट करते हैं और फिर दिसंबर 2021 में उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर ये तीनों जम्मू एंड कश्मीर से निकल के दिल्ली से 30 से 35 किलोमीटर दूर हरियाणा की फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के दौज विलेज में एक यूनिवर्सिटी है, अल फला यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे जाते हैं। आदिल वहीं जम्मू एंड कश्मीर में रहता है क्योंकि आदिल इनका जूनियर था तो उसकी MD अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, उसकी MD 2022 में कंप्लीट होनी थी। तो आदिल जम्मू एंड कश्मीर में ही रहता है। ये तीनों अल फला यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं। इस कॉलेज के अंदर उमर और मुजफ्फर सीनियर रेजिडेंट और मुजम्मिल जूनियर रेजिडेंट बन जाते हैं। ये कॉलेज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर की ओरिजिनल कॉपी है, इनमें इनके नाम आपको मिल जाएंगे। अब देखिए ये तीनों जो अल फला यूनिवर्सिटी में पहुंचे थे इसमें भी कई दिक्कत थी। एक तो नेशनल मेडिकल कमीशन के रूल्स के हिसाब से जब भी एक स्टेट से चेंज करके दूसरे स्टेट में मेडिकल प्रैक्टिस करनी होती है तो पुराने मेडिकल इंस्टीट्यूट से NOC चाहिए होता है, उसके बिना ऐसे दूसरे स्टेट में मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन इन तीनों को एक साथ जम्मू एंड कश्मीर से इतनी दूर दूसरे स्टेट में बिना NOC के हायर कर लिया जाता है। लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। ये जो यूनिवर्सिटी थी अल फला यूनिवर्सिटी, इसका जो पास्ट था ये भी बहुत ज्यादा छीड़ी था। तो इससे पहले कि इन्होंने आगे प्लान कैसे बनाया, इस यूनिवर्सिटी का भी पास मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए ये जो अल फला यूनिवर्सिटी है इसको अल फला चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है और जावेद अहमद सिद्दीकी इस ट्रस्ट और इस यूनिवर्सिटी का कर्ता धर्ता है। तो इस जावेद ने 1991 के आसपास एक अल फला नाम की इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली थी और इस कंपनी से हाई रिटर्न का प्रॉमिस करके लोगों के साथ 7.5 करोड़ का चिट फंड स्कैम किया था। Authorities say Jawad Ahmed Siddiqui is under investigation, with financial transactions and institutional operations now under detailed scrutiny by agencies. और फिर उस पैसे को वाइट करने के लिए इसने एक ही एड्रेस पे शेल कंपनीज खोली। ये उन शेल कंपनीज की लिस्ट है, सबका एक ही एड्रेस है। और फिर इससे जो पैसा आया, इससे जावेद ने 8 सितंबर 1995 को अल फला चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया जिसमें फाउंडिंग ट्रस्टी इसने खुद को बनाया। और इसके बाद इसकी एक कंपनी थी तरबिया एजुकेशन और डेवलपर के नाम से। इस कंपनी के थ्रू इसने कुछ मरे हुए लोगों को जिंदा दिखा के फर्जी पावर ऑफ अटर्नी और फेक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जमीन सस्ते में खरीदी। ये उनमें
में से एक का डेथ सर्टिफिकेट है। इसमें आप इसका नाम देखो और फिर डेथ की डेट देखो। आप अब पावर ऑफ अटर्नी का डॉक्यूमेंट देखो। आप सेम मरे हुए आदमी के थ्रू रजिस्टर करवा रखा है इसने। ऐसे ही मल्टीपल मरे हुए लोगों के नाम से शेल कंपनीज बना के ब्लैक को व्हाइट किया गया। और फिर हरियाणा के अंदर फरीदाबाद के दौज विलेज, जहां पे अभी ये उमर और उसके दोस्त अभी पहुंचे हैं, यहाँ पे अल-फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खोला इसने। और खोलने के बाद आर्टिकल 31 के अंडर माइनॉरिटी स्टेटस भी लिया इसने। अभी कॉलेज तो खोल लिया इसने, लेकिन इसने ये जो चिट फंड स्कैम किया था उसको लेके कुछ लोगों ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर दी थी। एफआईआर नंबर 43/2000। इसकी वजह से अगले 3 साल तक ये तिहाड़ जेल में बंद रहता। तब तक इसके घर वाले ट्रस्ट संभालते हैं और फिर जेल से जब ये वापस आता है तो ईयर 2003 और 2004 में ये जावेद पाकिस्तान गया। फिर कुछ टाइम के बाद अल-फलाह का एक रजिस्ट्रार था मोहम्मद परवेज, ये भी पाकिस्तान गया। ऐसे ही मिर्जा शाहबाद बेग नाम से एक स्टूडेंट था इसी कॉलेज के अंदर, बीटेक में एडमिशन लिया था उसने। ये उसका आईडी कार्ड है। 2008 में राजस्थान, गुजरात और यूपी में हुए थे, उसमें इस मिर्जा शादाब बेग का नाम आ गया था। ये इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी निकला। अब आप देखिए इस कॉलेज के साथ इतना कुछ चल रहा था। शुरुआत में चिट फंड स्कैम के पैसे से स्टार्टिंग हुई। फाउंडिंग ट्रस्टी तिहाड़ जेल में होके आया, ट्रस्टी और रजिस्ट्रार पाकिस्तान जाके आया और स्टूडेंट का नाम ब्लास्ट में आया। इतना कुछ होने के बाद भी किसी ने इस कॉलेज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उल्टा इसको फायदा दिया गया। NAAC के इवैल्यूएशन में A ग्रेड का स्टेटस मिल गया इस यूनिवर्सिटी को। ये NAAC ग्रेड मिलने से क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है इंस्टीट्यूट की। गवर्नमेंट से फंड लेने के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट भी होती है। 5 साल के लिए ये NAAC A ग्रेड मिला था अल-फलाह यूनिवर्सिटी को, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसने मिसलीड करके लोगों से झूठ बोला और दिखाया कि उसके बाद भी इसके पास ये स्टेटस है। देखिए, जब भी किसी इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट से फंडिंग चाहिए होती है तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में सेक्शन 12B का स्टेटस मैंडेटरी होता है, तभी गवर्नमेंट से पैसे लिए जा सकते हैं। अल-फलाह के पास सेक्शन 2F तो था लेकिन 12B नहीं था। अगर इसमें आप देखेंगे तो जिन यूनिवर्सिटी के पास 12B है उनका नाम सर्च में आ रहा है। अल-फलाह का नाम सेक्शन 2F में तो सर्च हो रहा है लेकिन सेक्शन 12B में नाम नहीं आ रहा है, बाकी सबका आ रहा है। तो कायदे में गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी मिला। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने फेक क्लेम करके 2015 में AICTE से 1.10 करोड़ लिए, गवर्नमेंट बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से 6 करोड़ लिए, 2016 में स्कॉलरशिप के 10 करोड़ लिए। अभी ये दिल्ली ब्लास्ट होने से पहले तक ये फेक क्लेम इन्होंने वेबसाइट पे दिखा रखा था। इसके साथ साथ FCRA एक्ट के अंडर बाहर से अरब कंट्रीज से भी काफी फंडिंग उठाई इन्होंने, कैश में बहुत सारे पैसे लिए। और 2001, 2, 3, 2009, 10, 11 इन सारे ईयर्स में अल-फलाह ने FCRA रिटर्न्स फाइल ही नहीं किए। कोई EPFO नहीं, कोई ESIC नहीं, कुछ नहीं किया। आप सोचिए जो नॉर्मल कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, कितना परेशान करती है। ये यूनिवर्सिटी दिल्ली से 30 से 35 किलोमीटर दूर पे ऐसे ही चल रही थी, किसी को कुछ नहीं पता चला। अब इसमें आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट और बाकी जगह से फंड आ तो रहा था इन यूनिवर्सिटीज के पास, लेकिन इसको गलत तरीके से थोड़ी यूज कर रहा था ये। तो देखिए ये सारा पैसा भी इन्होंने यूनिवर्सिटी से अलग अलग तरीके से निकाला, वो भी बताता हूं आपको। देखिए जो भी पैसा यूनिवर्सिटीज में इनके आ रहा था, जावेद ये अपनी शेल कंपनी बना के ट्रांसफर कर रहा था। इसने पहले अल-फलाह के कंस्ट्रक्शन का काम दिखा के करकून कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर से कॉन्ट्रैक्ट करके पैसे ट्रांसफर किए। ये जो कंपनी थी इसमें 49% शेयर जावेद और इसकी बेटी के थे। ऐसे ही इन्होंने हॉस्टल मेस का कॉन्ट्रैक्ट अमला एंटरप्राइज के साथ दिखाया। इस कंपनी में 49% जावेद की बीवी और 49% शेयर बेटे के नाम पे थे। इसी तरीके से 10 से ज्यादा शेल कंपनीज बना के अल-फलाह से 415 करोड़ रुपीस बाहर निकाले गए। एक पैन नंबर पे 11 बैंक अकाउंट जुड़े हुए और फिर ये पैसा दुबई में भी भेजा गया। आप एक बार इसका रेवेन्यू देखिए कितनी तेजी से हर साल बढ़ रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी भी एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ऐसा कैसा कोइंसिडेंस है कि जम्मू एंड कश्मीर से इतनी दूर हरियाणा में लास्ट 6 बैचेस में 50% से ज्यादा बच्चे और डॉक्टर कश्मीर से ही आ गए, और वो भी बिना किसी NOC के। और इसके साथ साथ 100 से 150 फर्जी पेशेंट्स की फाइल भी पकड़ी गई है। अभी उस पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये किस लिए बनाई गई है। तो देखिए ये तो इस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड हो गया। अब वापस अपनी स्टोरी पे आते हैं कि ब्लास्ट इन्होंने किया कैसे और प्लानिंग कैसे करी। तो देखिए दिसंबर 2021 में उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर इस यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। इस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बिल्डिंग नंबर 17 में ये सब रहने लगते हैं। उमर रूम नंबर 4 में रह रहा था, मुजम्मिल रूम नंबर 13 में रह रहा था। और इसके साथ साथ एक चीज और होती है, शाहीन सईद नाम की एक औरत थी, ये भी इस कॉलेज में आ जाती है और उमर और इसके दोस्त के आने से जस्ट 1 महीने पहले आती है और ये रूम नंबर 32 में रह रही थी।
अब ये जो शाहीन थी, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट में। इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। लखनऊ के केसर बाग से थी ये भी पढ़ने में बहुत तेज थी। यूपी स्टेट का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम CPMT टॉप किया था इसने। GSVM मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गई थी ये। और जिस टाइम पे GSVM मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, इसी टाइम पे ये एक इंडियन ओरिजिन के फॉरेन डॉक्टर के टच में आई थी। उसी के बाद से ये एकदम एंटी इंडिया हो गई थी और फिर ईयर 2013 में बिना किसी को बताए गवर्नमेंट जॉब छोड़ के गायब हो गई थी। डिपार्टमेंट ने इसको मल्टीपल नोटिस भेजे, लेकिन कुछ इसका पता नहीं चल पाया। और इस टाइम पे इसने एक जफर नाम के आदमी से शादी भी की थी, 2 बच्चे भी हुए थे, लेकिन उसके बाद इसका डिवोर्स हो गया था। और फिर इसके बाद ये थाईलैंड गई, थाईलैंड से सऊदी गई, वहां फिर इसने मजमहा यूनिवर्सिटी में जॉब की। ये इसका प्रूफ है कि ये वहां पे जॉब कर रही थी। और फिर इसके बाद ये UAE में गई, जहां पे जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मिली। यहां पे मीटिंग करने के बाद 3 बार ये पाकिस्तान गई। इसके लिंक्डइन में भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के कई सारे कनेक्शन ऐड है। इसके पास जो पासपोर्ट थे वो 3 अलग अलग एड्रेस पे पासपोर्ट बनवाए थे इसने। एक लखनऊ के एड्रेस पे, दूसरा कानपुर के एड्रेस पे और तीसरा इसने अपने भाई परवेज अंसारी के एड्रेस पे बनवा रखा था। तो ये सारा बैकग्राउंड था। इस सारी जगह से घूम के वापस इंडिया में आती है। गवर्नमेंट जॉब से एब्सकॉन्ड थी, बिना किसी लेटर, बिना किसी NOC के, उमर लोगों के साथ 1 महीने पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेती है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कोई NOC नहीं मांगता इससे। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारे लोग मिलते हैं। अब ये कोई कोइंसिडेंस था कि यहाँ पे आके मिले या पहले से प्लान था, ये तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग कॉन्टिन्यूअसली वाइप कॉल्स और एनक्रिप्टेड मैसेजेस के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में जो इरफान था उससे कनेक्टेड थे। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो इरफान था, ये इरफान तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP इस ग्रुप का एक मेंबर था। इसका कोड नेम था उकासा। तो इरफान ने इन लोगों को इससे इंट्रोड्यूस करा दिया था। और उकासा इन लोगों को इंडिया में मल्टीपल टाइम बात करने के बाद टर्की बुलाता है ताकि इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जा सके इंडिया में कुछ बड़ा करने के लिए। और फिर मार्च 2022 में उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर ये लोग टर्की जाते हैं। टर्की में उकासा अपने एक हैंडलर को भेजता है, वहां जाके इनकी ट्रेनिंग करवाता है। 20 दिन तक टर्की के अंदर इनकी ट्रेनिंग होती है। VBID कार फॉर्म बनाना सिखाया जाता है इनको, ड्रोन फॉर्म की ट्रेनिंग कराई जाती है। ये सारी ट्रेनिंग और प्लान समझ के लोग वापस इंडिया आते हैं। अब वापस आने के बाद प्लान ये था कि ये लोग इंडिया की मल्टीपल सिटीज में कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक बहुत बड़े लेवल का हमला करेंगे। और ये जो बम बनाएंगे ये फर्टिलाइजर का यूज करके बनाएंगे। RDX वगैरह को फैसिलिटेट करने में प्रॉब्लम होती थी, तो इन फर्टिलाइजर्स का यूज करके लोग बम बनाएंगे और मल्टीपल कार, करीब 32 कार्स में ये बम बना के फिट करेंगे और अलग अलग सिटीज में हमले करेंगे। और सेम टाइम पे ये लोग हमास स्टाइल ड्रोन बना के भी हमला करेंगे इंडिया की अलग अलग सिटीज पे। अब प्लान इनका ये पूरा रेडी था। ये प्लान बनाने के बाद इन्होंने अपनी टीम डिवाइड कर ली, अपने काम डिवाइड कर लिए। उमर और मुजम्मिल इस पूरे हमले को लीड कर रहे थे। इनको की लोकेशन फाइनल करनी थी, उनके लिए जो रॉ मटेरियल मैनेज करना था, वो सारा प्लान बनाना था। और शाहीन को 2-3 काम दिए गए थे। एक तो इसको साइड बॉम्बर हायर करने थे और एक 10 डॉक्टर की टीम बनानी थी ताकि ये हमला किया जा सके। और इसके साथ साथ शाहीन को इस पूरे ऑपरेशन के फंड्स के लिए कोऑर्डिनेशन करना था। जब ये प्लान इनिशियल स्टेज पे था तो इन लोगों ने बाहर से फंड मंगाना अवॉइड किया, क्योंकि इंडियन एजेंसीज के सर्विलांस बहुत बड़ा हुआ था उस टाइम पे। तो इन लोगों ने खुद से ही पैसे अरेंज किए। 6 लाख रुपए मुजफ्फर ने दिए, 5-5 लाख मुजम्मिल और शाहीन ने दिए, 2 लाख उमर ने दिए और आदिल जो जम्मू एंड कश्मीर में MD कर रहा था 8 लाख उसने दिए। ऐसे करके 26 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठे किए और इस प्लान पे काम करना चालू किया। इस पूरे ऑपरेशन का जो बेस था और जो कोऑर्डिनेशन होना था वो जम्मू एंड कश्मीर से होना था। तो आदिल तो जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी था और उसके लिए उमर को भी जम्मू एंड कश्मीर में बीच बीच में जाना था। तो जब ये सारी चीजें फाइनलाइज हो जाती है और काम डिवाइड हो जाता है तो उमर अल-फलाह छोड़ के कुछ टाइम के लिए जम्मू एंड कश्मीर में GMC में जॉब का इंटरव्यू देता है और वहीं उसका सिलेक्शन हो जाता है और जम्मू एंड कश्मीर चला जाता है और वहां से सारा कोऑर्डिनेशन करता है। जॉब बस नाम की थी। और इसके साथ साथ एक आदमी कोऑर्डिनेशन के लिए अफगानिस्तान में भी चाहिए था इनको, तो उसके लिए मुजफ्फर को ये दुबई के रास्ते से सेम टाइम पे अफगानिस्तान भेज देते हैं। बाकी जो बचे मुजम्मिल और शाहीन थे ये यही फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रुकते हैं और धीरे धीरे करके फंड्स और रॉ मटेरियल इकट्ठा करना चालू करते हैं। अब इसके बाद मुजम्मिल और शाहीन हरियाणा के अंदर लक्ष्मी बीज भंडार और मदन बीज भंडार से थोड़ा थोड़ा करके अमोनियम नाइट्रेट और NPK फर्टिलाइजर खरीदना स्टार्ट करते हैं ताकि बम बनाया जा सके। ऐसे कर करके इन्होंने अलग अलग जगह से 1600 kg अमोनियम नाइट्रेट और NPK फर्टिलाइजर इकट्ठा कर लिया था। और मुजम्मिल और शाहीन जब ये बम के लिए रॉ मटेरियल और फर्टिलाइजर इकट्ठा कर रहे थे तो ये दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता। शाहीन का डिवोर्स हुआ था और 11 साल बड़ी थी, लेकिन सितंबर 2023 को मुजम्मिल और शाहीन अल-फलाह
यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद थी, वहां पे 6,000 रुपए की मेहर की रकम देके शादी कर लेते हैं। अब इसके बाद नवंबर 2023 का टाइम चल रहा था और 21 नवंबर 2023 को, जो मैंने शुरू में उमर के कॉलेज में निसर उल हसन के बारे में बताया था कि जो टीचर था उसके कॉलेज में, इसके बारे में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को पता चलता है। वो कहते हैं कि आदमी बहुत खतरनाक है, एक टिकिंग टाइम की तरह है ये कॉलेज के लिए, और इसको आर्टिकल 311(12)C का यूज करके कॉलेज से निकाल देते हैं। और जैसे इसको निकाला जाता है, ये भी सीधा फरीदाबाद पहुंचता है, अल फलाह यूनिवर्सिटी में। जिस बंदे को इस तरीके से निकाला गया हो जम्मू एंड कश्मीर में, उसको बिना एनओसी के अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाता है। तो अब इसके बाद उमर जो था, जो जम्मू एंड कश्मीर में था, वो अपने कुछ काम निपटा के वापस अल फलाह यूनिवर्सिटी आ जाता है। अब इसके बाद ये सारे लोग अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंच के यहां से अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं। बिल्डिंग नंबर 17 के रूम में ये पूरा ऑपरेशन की प्लानिंग करने लगे। हॉस्टल्स के जो रूम थे इनके, इसको इन्होंने कमांड सेंटर की तरह बना दिया था। पेमेंट्स की डिटेल, कार कैसे खरीदी जाएंगी, रूम कैसे रेंट पे लिए जाएंगे, फेक सिम की डिटेल, सारी की सारी प्लानिंग यहीं से हो रही थी। इन्होंने अलग अलग आईडी पे 17 सिम खरीदे और 7 सेकंड हैंड फोन नेपाल से मंगाए थे इसी टाइम पे। और बॉम्ब की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत होती थी, वो भी ये लोग अल फलाह यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब से सीक्रेटली चुरा चुरा के इकट्ठा कर रहे थे। इस यूनिवर्सिटी के अंदर इनको बहुत ज्यादा फ्रीडम भी मिली, ये अपने हिसाब से छुट्टी ले सकते थे। इनफैक्ट सारे काम इनको रात में करने होते थे, तो ज्यादातर इनको नाइट शिफ्ट मिली। कॉलेज के अंदर से ही बैठे बैठे ये लोग इंडिया के बाहर के जो हैंडलर्स थे उनके साथ भी टच में रहते थे। मुजम्मिल एक मंसूर नाम का आदमी था उससे, और उमर हासिम नाम के हैंडलर से कोऑर्डिनेट कर रहा था इंडिया के बाहर। और ये सारी बातें जो करते थे कोड वर्ड में करते थे, एकदम एनक्रिप्टेड मैसेजेस के थ्रू, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, इस तरीके के कोड वर्ड यूज करते थे। वेपन के लिए ये लोग कहते थे मेडिसिन स्टॉक। लोकेशन जहां हमला करना होता था उसको ऑपरेशन थिएटर बोलते थे। जब रॉ मटेरियल रेडी हो जाता था तो ये लोग मैसेज भेजते थे, बिरयानी इज रेडी, गेट रेडी फॉर दावत। और पूरे प्लान की जो डिटेल्स होती थी ये लोग डायरेक्ट ईमेल से नहीं भेजते थे। इन्होंने एक जीमेल की आईडी बना रखी थी, उसका पासवर्ड आपस में सबने शेयर कर रखा था। एक दूसरे को डायरेक्ट ईमेल भेजने की बजाय ड्राफ्ट बनाते थे, उसमें सारा मैसेज लिख देते थे, और जिसको ये मैसेज भेजना होता था वो उस आईडी से खोलता था और उस ड्राफ्ट को पढ़ लेता था। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इसके बाद ईयर स्टार्ट होता है 2025। इस ईयर के स्टार्टिंग में ही ये जो इनका पूरा प्लान था ये फाइनल स्टेज पे आ चुका था। हर चीज ये लोग बहुत तेजी से करने लगे थे। शाहीन भी बहुत तेजी से फंड इकट्ठा करना चालू कर देती है। पहले चांदनी चौक के हवाला ऑपरेटर और मेवात के एक एजेंट के थ्रू 20 लाख रुपए इकट्ठे करती है, और फिर एक एनजीओ और मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे 20 लाख रुपए और क्राउड फंडिंग से इकट्ठे करती है। इस टाइम पे इनकी सारी चीजें तो पूरी होती जा रही थी एज पर प्लान। साइड बॉम्बर्स की भी टीम बनानी थी इनको। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो फाइनेंशियली वीक लोग आते थे उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी इन्होंने, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उमर ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इरफान जो था उसको कांटेक्ट किया, और उमर जम्मू एंड कश्मीर में जाके इरफान से मिला। कुलगाम का एक एरिया था, वहां से जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश, ये आदमी इनको मिला। ये सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए रेडी हो गया था। तो उमर बिलाल को जम्मू एंड कश्मीर से फरीदाबाद लेके आता है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ही एक रूम रेंट पे लेके दिलवा देता है। अब ये काम करने के बाद इन्होंने अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग जगह पे सारा बॉम्ब का रॉ मटेरियल रख रखा था, उसको एक जगह पे शिफ्ट करना था इनको। तो उसके लिए ये लोग मार्च 2025 में अल फलाह यूनिवर्सिटी करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे एक फतेहपुर तागा गांव था, वहां पे पहले एक किसान था बदरू नाम से, उसके खेत में सामान छुपाते हैं, लेकिन उसको शक हो जाता है, तो फिर सेम गांव में हाफिज मोहम्मद इस्तियाक के यहाँ रूम रेंट पे लेके वहां रखवा देते हैं। एक रूम ये लोग और लेते हैं दौज विलेज में, वहां पे 360 केजी एक्सप्लोसिव और सारे हथियार रखवा देते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने कुछ मशीनें भी खरीदी थी, जैसे अमोनियम नाइट्रेट को ग्राइंड करने के लिए इन्होंने चक्की की मशीन खरीदी थी, ये उसकी ओरिजिनल फोटो है। ऐसे ही मेटल मेल्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फर्नेस इन्होंने लिया था, ये उसकी इमेज है। तो ये सारा रॉ मटेरियल, बारूद, हथियार इन 2 रूमों में रखवा देते हैं। इन 2 रूम के अलावा कोई और रूम नहीं था इस ऑपरेशन से रिलेटेड। एक रूम और मुजम्मिल ने लिया था अलग से, उसमें सिर्फ एक गद्दा, चादर और कूलर था। इस रूम में कोई बॉम्ब से रिलेटेड रॉ मटेरियल नहीं था, बस मुजम्मिल यहाँ पे शाहीन को लेके आता था। अब जिस मंथ में यानी कि मार्च 2025 में जब इन्होंने रॉ मटेरियल यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो सेम मंथ में आदिल की भी जम्मू एंड कश्मीर में एमडी पूरी हो गई थी। तो आदिल यूपी के सहारनपुर में जॉब करने लगता है। टोटल इनका प्लान था कि 32 कार बना के हमला करना है अलग अलग सिटीज में, तो उसके लिए इनको कार्स भी चाहिए थी। तो टाइम टू टाइम ये लोग कार्स भी खरीदते थे, और ऐसी कार्स खरीदते थे जिनके पहले से मल्टीपल ओनर्स हों। तो 25 सितंबर
2025 को मुजम्मिल और शाहीन इन्होंने फरीदाबाद के कार शोरूम से 10 लाख रुपए कैश देके एक कार खरीदी। ये शाहीन की कार डिलीवरी की फोटो है। सेकंड हैंड कार थी, हरियाणा नंबर था HR87U9988। बाकी इसके अलावा एक व्हाइट स्विफ्ट थी शाहीन के नाम पे, उसको भी इन्होंने ऑपरेशन के लिए फाइनल कर दिया था कि ऑपरेशन में यूज होगी। और उमर जो था उसके पास भी एक फोर्ड इको स्पोर्ट कार थी DL10CK 0458 नंबर की। ये उस कार की ओरिजिनल डिटेल्स है। अब इस पूरे ऑपरेशन में सबने तो बहुत सारे पैसे दिए थे, उमर ने बहुत कम पैसे दिए थे। तो इसको लेके मुजम्मिल और उमर में काफी दिनों से लड़ाई चल रही थी और जब बात नहीं बनी तो फिर उमर ने पैसे देने की बजाय ये जो फोर्ड कार थी ऑपरेशन के लिए ये फोर्ड कार दे दी। तो ऐसे करके ये लोग टाइम टू टाइम सेकंड हैंड कार भी अरेंज कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी सुसाइड बॉम्बर की, वो इनको नहीं मिल रहे थे। उमर ये जो जम्मू एंड कश्मीर से जासिर बिलाल को लेके आया था, सितंबर 2025 आते आते वो डरने लगा और इतना डर गया कि उसने सुसाइड का ये जो ऑप्शन के लिए हाँ किया था उसके लिए साफ मना कर दिया। तो काफी टाइम तक इसको समझाया जाता है और फिर इसके बाद जब ये नहीं मानता है तो इसको हैवी वेट वाले जो ड्रोन थे उनका बनाने का काम दे दिया जाता है। और जब बिलाल मना कर देता है तो इसका रिप्लेसमेंट इनको मिल जाता है। सोफियान कश्मीर में एक यासिर अहमद डार नाम का एक बंदा था, इसको ये कन्विंस कर लेते हैं सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए। तो प्लान इनका ऑन रहता है, ये एक बंदा इनको इसके रिप्लेसमेंट में मिल जाता है। लेकिन इनको और ज्यादा लोग चाहिए थे। तो सुसाइड बॉम्बर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 8 अक्टूबर 2025 को जैश-ए-मोहम्मद ने पाकिस्तान में एक वुमेन विंग बनाई थी, जमात उल मोमिनात। इस विंग को मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर चलाती थी। इसमें ये जो गरीब और फाइनेंशियली वीक फीमेल्स होती थी उनको लाके ब्रेन वॉश किया जाता था। फीमेल इनकी पहली प्रेफरेंस रहती थी सुसाइड बॉम्बर के केस में क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज कम होते थे। और ये जो जमात उल मोमिनात बनाया था इसकी एक ब्रांच इंडिया में भी स्टार्ट कर दी थी। इंडिया के अंदर शाहीन को इसका हेड बना दिया था। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो शाहीन के मोबाइल के अंदर 2 कॉन्टैक्ट थे जो मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव थे। शाहीन ये जितने भी कोऑर्डिनेशन करती थी इन सारे कामों से रिलेटेड इन्हीं 2 नंबर से करती थी। इसमें एक मैसेज भी मिला था जिसमें शाहीन ने कोड वर्ड में लिखा था, ऑपरेशन के लिए मेडिसिन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये सारे अरेंजमेंट जब ये लोग कर रहे थे, ये करते करते अक्टूबर 2025 का टाइम आ जाता है। इस टाइम पे ऑलमोस्ट सारी प्लानिंग कर ली थी इन्होंने। प्लान इनका ये था कि दिवाली पे हमला करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी और इनका प्लान पूरी तरीके से कंप्लीट भी नहीं हुआ था। तो दिवाली का टाइम ये कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद ये डेट फिक्स करते हैं 6 दिसंबर 2025 की। इस दिन ये लोग डिसाइड करते हैं कि 6 अलग अलग सिटीज में सीरियल ब्लास्ट करेंगे और इस पूरे ऑपरेशन का इन्होंने नाम रखा था ऑपरेशन D6। अब देखिए अभी तक इन सारे लोगों ने मिलके जो भी चीजें की थी बहुत ही बारीकी से की थी, बहुत ध्यान रख के करी थी और ये सारे डॉक्टर थे तो इन पे ध्यान भी नहीं गया था। लेकिन इस अक्टूबर के मंथ में एक छोटी सी गलती होती है जिसकी वजह से सारे के सारे लोग एक्सपोज होते हैं। होता क्या है कि 17 अक्टूबर 2025 को दिवाली से 2-3 दिन पहले श्रीनगर के नौगाम के बुनपोरा एरिया में जैश-ए-मोहम्मद ने कुछ पोस्टर लगाए थे। ये उस पोस्टर की इमेज है। इसमें जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर हंजाला भाई का सिग्नेचर था। इस पोस्टर के अंदर वहां के लोकल लोगों के लिए वार्निंग थी जिसमें इन्होंने लिखा था कि इंडियन फोर्सेज और एजेंट्स को जो अपने यहाँ पे पनाह दे रहे हैं या अपनी दुकानों पे बैठा रहे हैं, इससे उनका काम रुकता है और इस चीज को अगर ये आगे करेंगे, इंडियन फोर्सेज को पनाह देंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। अब देखिए ऐसे पोस्टर लगते हैं और कई लोग इग्नोर भी करते हैं, लेकिन सेम डे इस पोस्टर पे SSP GV संदीप चक्रवर्ती की नजर पड़ती है। इस पोस्टर पे जो वार्निंग थी इसको ये हल्के में नहीं लेते, इनको ये थोड़ी सी अजीब लगती है। जैसे ये पोस्टर देखते हैं तुरंत अगले दिन UAPA BNS आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग सेक्शन में FIR नंबर 162/2025 रजिस्टर करके इंक्वायरी स्टार्ट कर देते हैं और सारी की सारी CCTV फुटेज निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये CCTV फुटेज देख रहे थे तो इसमें इनको लोकल 3 लड़के दिखते हैं, आरिफ निसार, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद। तो इन तीनों को ये लोग पकड़ लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इरफान, ये वही इरफान था जो मैंने शुरू में भी बताया था कि उमर के कॉलेज में था। इस पूरे प्लान में इरफान, उमर और इन पूरी टीम की मदद कर रहा था। तो जब ये इरफान का नाम आता है तो सेम डे पुलिस इरफान को इसके घर से उठा लेती है, इसका फोन, लैपटॉप, सारी चीजें जब्त कर लेती है। तो उसमें पता चलता है कि ये काफिला एक गुरबा नाम से टेलीग्राम चैनल चला रहा था और उसके थ्रू पाकिस्तान हैंडलर्स से कनेक्टेड था। और जब इससे पुलिसिया अंदाज में पूछा गया, इसके लैपटॉप वगैरह की इंक्वायरी हुई तो उसके अंदर फरीदाबाद के अंदर जितनी चीजें चल रही थी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, जो सारा प्लान चल रहा था, सारे डॉक्टर्स की डिटेल्स ये इरफान बता देता है।
अब इधर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उमर और इसकी टीम को कुछ पता ही नहीं रहता है कि उधर जम्मू एंड कश्मीर में इरफान को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। तो 21 अक्टूबर 2025 को उमर अल-फलाह से छुट्टी लेके अपने गांव कोइल आता है और ट्राई करता है इरफान को रीच करने का। उसका नंबर भी स्विच ऑफ आता है और वो मिलता नहीं है। तो उमर को वहां पे थोड़ा डाउट होता है, तो उमर इस टाइम पे अपने भाई को अपना फोन स्विच ऑफ करके देता है और कहता है कि अगर कोई न्यूज आए या पुलिस इंक्वायरी करते आए तो इस मोबाइल को फेंक देना। और ये चीज बोल के उमर फरीदाबाद वापस आ जाता है। बाकी जो आदिल था वो भी इस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में ही था। 4 अक्टूबर की इसकी शादी थी, तो ये लीव लेके उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर में ही था। ये वहीं जम्मू एंड कश्मीर में टाइम टू टाइम पोस्टर वगैरह लगाता था। जो ये सारे पोस्टर होते थे एंटी इंडिया होते थे। तो ऐसे ही 27 अक्टूबर 2025 को इसने रायनावारी और जदीबाल एरिया में पोस्टर लगाने चालू किए। और जब ये पोस्टर लगा रहा था आदिल, तो सीसीटीवी में इसकी फोटो आ गई। तो इसको आसपास पुलिस ढूंढने लगी। तो इसने दिल्ली वापस आने का उसी समय प्लान कर लिया था और फ्लाइट की टिकट बुक कर दी थी। ये इसकी फ्लाइट की टिकट की कॉपी है। अब इसके बाद उमर जब जम्मू एंड कश्मीर से भाग के वापस फरीदाबाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी आया था, तो इसने एक शोएब नाम के लड़के को वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही वार्ड बॉय की जॉब दिलवाई थी। तो उमर इसी लड़के से कहता है कि अर्जेंट बेसिस पे इसको एक रूम चाहिए रेंट पे, जहां पे उमर छुप सके। तो ये जो शोएब लड़का था, इसकी एक भाभी थी नू हिदायत कॉलोनी में। ये एक आंगनवाड़ी वर्कर थी। इनके यहाँ उमर को छुपाने के लिए एक रूम रेंट के लिए अरेंज कर देता है लड़का। अब रूम अरेंज होने के बाद उमर एक कार के अरेंजमेंट में लग जाता है। और कार इसको अपने नाम से नहीं लेनी थी, तो एक आमिर रशीद अली नाम का एक आदमी था, उसको ये जम्मू एंड कश्मीर से बुलाता है और OLX पे ये लोग जल्दी जल्दी में कार ढूंढने स्टार्ट करते हैं। और फिर एक सोनू नाम के आदमी से उसको ये 10,000 रुपए कमीशन देते हैं और 1,70,000 में फरीदाबाद के सेक्टर 37 में एक रॉयल कार जोन है, यहां से एक व्हाइट कलर की Hyundai i20 कार HR26CE 7674 2013 मॉडल था, ये ले लेते हैं। 11 साल में 5वीं बार ये कार सेल हुई थी। उमर को अपने नाम पे नहीं लेनी थी, इस वजह से ये आमिर को लेके आया था और इस कार के ऊपर 2,000 का चालान भी पेंडिंग था। अब ये कार लेने के बाद ये दोनों पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाते हैं और फिर उसके बाद आमिर जो जम्मू एंड कश्मीर से आया था, उमर उसको वापस भेज देता है और 6:36 पे शाम को इस कार को उमर जो था वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ले जाके पार्क कर देता है। अब इससे पहले कि उमर अपना सामान लेके अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकल के जाता, अगले ही दिन 30 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अपने साथ हरियाणा पुलिस को लेती है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे रेड मार देती है। Jammu and Kashmir police, along with Haryana police, carried out coordinated raids at Al-Falah University, with officials saying some suspects fled the scene during the operation. और रेड मारते ही सबसे पहले मुजम्मिल को पकड़ती है और जैसे ही मुजम्मिल पकड़ा जाता है, इसका लैपटॉप, फोन वगैरह सारी चीजें जब्त होने स्टार्ट हो जाती हैं और उमर और शाहीन और बाकी जितने सपोर्टर थे इस यूनिवर्सिटी से भागना स्टार्ट कर देते हैं। 2:41 पे उमर जो कार खरीदी थी उसने एक दिन पहले i20, उसको लेके अल-फलाह यूनिवर्सिटी से भाग जाता है। अब इसी कार से थोड़े दिन बाद ही रेड फोर्ट के पास हमला होने वाला है। अब पुलिस जो मुजम्मिल के लैपटॉप, डायरी, फोन वगैरह ये सारी चीजें निकालती है, तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये सारी प्लानिंग चल रही थी। उमर, शाहीन और आदिल, इन सब के नाम भी यहाँ पे सामने आ जाते हैं और रॉ मटेरियल ये लोग ऐसा कुछ बना रहे हैं, इसके बारे में भी पुलिस को पता चल जाता है। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकल के उमर एकदम टेंशन में सबसे पहले एक मेडिकल पे जाता है, वहां पे अपना फोन चार्ज करता है, फिर मेडिकल वाले का फोन मांग के एक जगह फोन मिलाता है और उस फोन नंबर को डिलीट कर देता है बात करने के बाद। फिर अपने घर पे फोन मिलाता है, 40,000 रुपए अपने भाई को ट्रांसफर करता है और घर पे बताता है कि अब कुछ दिन एग्जाम होने हैं तो काफी दिन तक ही बिजी रहेगा। और फिर 2 फेक आईडी पे प्रीपेड सिम खरीद के जो रूम रेंट पे लिया था शोएब की भाभी के यहाँ नू हिदायत कॉलोनी में, वहां पहुंच के 1 किलोमीटर की दूरी पे कार पार्क करके लगा देता है और फिर उसी रेंटेड रूम पे, जो कि 10 बाय 14 फीट का रूम था, वहीं रहने लगता है। ये उस घर की फोटो है। इस पूरी ड्यूरेशन में जितने टाइम इस घर में रहता है उमर, पुलिस के डर से इस रूम से निकलता ही नहीं है। ये नहाता नहीं है, ना ही कपड़े चेंज करता है, टॉयलेट भी वहीं दीवारों पे करता है और स्टूल भी वहीं प्लास्टिक के बैग में करता है। बस सिर्फ रात को 10 से 11 बजे के बीच में नू अलवर रोड पर चुपके से एक ढाबे पे खाना खाने जाता था और खाना खा के वापस आ जाता था। बीच बीच में मकान मालिक का हॉटस्पॉट लेके हैंडलर से बात करता था, बाकी इसके अलावा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता था। ये जिस तरीके से उस रूम में रह रहा था, इतनी ज्यादा बदबू आने लगी थी इसके रूम में। जो मकान मालकिन थी, जो शोएब की भाभी थी, वो कंप्लेन करने लगती है शोएब से, लेकिन उमर 3 से 4 दिन का और टाइम मांगता है कि उसके बाद वो खाली कर देगा। बाकी शाहीन जो थी वो लखनऊ पहुंच के पुलिस से छुप के दुबई निकलने का प्लान बना रही थी। और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो पुलिस 5 नवंबर 2025 को आदिल का पता चल जाता है, तो सहारनपुर के हॉस्पिटल से आदिल को अरेस्ट कर लेती है। और आदिल जो था, बॉम्ब बनाने का ये जो सारा रॉ मटेरियल और हथियार वगैरह की जो एग्जैक्ट लोकेशन थी, वो सारी चीजें बता देता है। आदिल ने GMC अनंतनाग कॉलेज के लॉकर में
AK-47 रखी थी, तो पुलिस सबसे पहले जाके तो वो रिकवर कर लेती है। इसके बाद पुलिस 12 अलग अलग टीम बनाती है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी दाहोज विले में सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है। पहले टीम को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो सारी कार्स इन्होंने खरीद के रखी थी, उन कार्स के अंदर AK-47, पिस्तौल, असॉल्ट राइफल, ये स्क्रीन आप पॉज करके देख लेना, इतनी सारी चीजें रिकवर हुई। इसके बाद पुलिस की टीम दौज विलेज और फतेहपुर तागा में, जहां इन्होंने 2 रूम रेंट के सारा बॉम्ब का रॉ मटेरियल और हथियार वगैरह रखे थे, वहां पहुंचती है। वहां पे 12 सूटकेस में 358 kg कार एक्सप्लोजिव एकदम रेडी कंडीशन में था, राइट अवे उससे हमला हो सकता था। इसके साथ फतेहपुर तागा वाला जो रूम था, यहां से 2553 kg अमोनियम नाइट्रेट, 2900 kg एक्सप्लोजिव और बाकी सारे हथियार वगैरह रिकवर हो जाते हैं। और जब ये सारी चीजें कर रहे थे, तो सेम टाइम पे इस ऑपरेशन से हटके अहमदाबाद में एक अदालाज टोल प्लाजा था। यहाँ पे एटीएस ने अहमद मोईउद्दीन अब्दुल कादिर नाम के एक आदमी को पकड़ा। इसने चाइना से MBBS कर रखी थी। इसके पास 4 लीटर कैस्ट्रोल ऑयल रिकवर होता है और इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि ये बहुत ही खतरनाक एक राइसिन पॉइजन डेवलप कर रहा था, ताकि वाटर सप्लाई में इस जहर को मिला के लोगों की जान ले सके। लेकिन ये जो था, ये उमर वाली टीम से एकदम अलग केस था। अब ये सारी न्यूज जब आउट होती है तो उमर को भी पता चल जाता है। 9 दिन से उमर उसी एक रूम में छुपा बैठा था और फिर 9 नवंबर 2025 को रात में 11 बजे इस रूम से बिना किसी को बताए थोड़ी दूर पे जो अपनी कार पार्क कर रखी थी, उस कार को लेता है और निकल जाता है। अब यहां से कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली के अंदर होने वाला था। रात में 11:43 PM पे उमर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के खलीलपुर टोल प्लाजा से कार लेके निकलता है। इसके कुछ देर बाद 1:01 पे उमर नू की फिरोजपुर जिरका की बिवा रोड के HDFC बैंक के ATM पे पैसा निकालने के लिए कार को रोकता है। ये ATM से घुसने से पहले की निकलते हुए इमेज है, लेकिन यहाँ पे पैसे निकलते नहीं है। तो ये क्या करता है, ये ATM का जो गार्ड था मोहर सिंह, उसको अपनी कार में बैठाता है और दूसरी जगह ATM ढूंढने निकलता है। फिर वहां से 76,000 रुपीज निकाल के 1,000 रुपए इस गार्ड को देता है और इस गार्ड को वापस इस HDFC ATM बैंक पे ड्रॉप कर देता है। ये गार्ड को छोड़ते टाइम की इमेज है। और फिर इसके बाद उमर रात भर कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे और NH44 मथुरा रोड पे ड्राइव करता रहता है। और फिर इसके बाद दिल्ली में एंट्री मारता है और दिल्ली में एंट्री मारने के बाद आश्रम चौक, DND फ्लाईओवर, मयूर विहार, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, दिन भर घूमता है दिल्ली में। आप एक बार ये सारी इमेजेस टाइम के साथ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एक बार पॉज करके आप देख लेना कि दिल्ली में लाइन बाय लाइन ये कहां घूमा। अब इसके बाद 2:34 पे दिन में ये तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद में जाता है। वहां पे 10 से 15 मिनट रुकता है और उसके बाद निकलता है। ये मस्जिद से निकलने के बाद की इमेज है। इसके बाद ये 3:29 पे सुनहरी मस्जिद वाली जो पार्किंग है उसमें घुस जाता है कार लेके। मंडे का दिन था तो लाल किला बंद था, तो भीड़ कम थी और पार्किंग भी खाली थी। इसी पार्किंग में कार पार्क करके अंदर जो बॉम्ब था वो असेंबल करना स्टार्ट करता है। 3 घंटे तक ये इसी पार्किंग में रहता है और फिर 3 घंटे के बाद 6:28 पे ये पार्किंग से बाहर निकलता है और फिर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के पास वाली रेड लाइट पे पहुंचता है। और जब यहाँ सिग्नल रेड होता है और भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो ये 6:52 पे कर देता है। इस ब्लास्ट का इंपैक्ट बहुत दूर तक जाता है। 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। विजुअल्स आपने ऑलरेडी देख रखे होंगे, फोटोज ऑलरेडी आपने न्यूज में देख रखी होगी कि धमाका कितना बड़ा होता है। और फिर जब ये ब्लास्ट हो जाता है तो UAPA, BNS एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर FIR 1049 रजिस्टर हो जाती है और नेक्स्ट डे 11 नवंबर 2025 को NIA इस केस को रजिस्टर कर देती है। ये FIR की कॉपी है। और इसके बाद सेम डे लखनऊ से शाहीन को अरेस्ट कर लिया जाता है, जो दुबई भागने का प्लान कर रही थी। 13 नवंबर 2025 को अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया जाता है। ED भी इसमें एंट्री मारती है। मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 19 के अंडर अल-फलाह का जो चेयरमैन था जावेद सिद्दीकी, जो इतने टाइम से बचा हुआ था, उसको अरेस्ट कर लेती है। बाकी उमर, उसका जो गांव था कोयल, जहां पे शुरू में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जहां इसके पैदा होने पे सब लोग सोच रहे थे कि डॉक्टर बनेगा, NIA की टीम उसी गांव के उसी घर में जाती है, उसके फैमिली मेंबर का DNA लेती है और मैच करके कंफर्म हो जाता है कि ये जो
तो ये उमर ने ही किया है। उमर ने जैसा अपने भाई को कहा था कि जैसे ही खबर आए तो मोबाइल फेंक देना, तो उमर के भाई ने जब मुजम्मिल अरेस्ट हुआ था, उसकी जो न्यूज आई थी, तभी मोबाइल को तालाब में फेंक दिया था। एनआईए ने इस मोबाइल को रिकवर कर लिया था, इसका जो डेटा था वो रीस्टोर कर लिया था। इसमें से 12 वीडियोस मिली थी। एक वीडियोस आपने देखी होगी, वो वायरल भी हुई थी, जिसमें वो अलग अलग चीजें बता रहा था। बाकी ये जो वीडियो उमर के घर से शुरू हुई थी, ये उसके घर की फोटो है। उस घर को भी अब गिरा दिया गया, ये उसकी इमेज है। बाकी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दिल्ली ब्लास्ट को न्यूज और सोशल मीडिया से ऐसे गायब करवा दिया गया जैसे कोई आतंकवादी हमला हुआ ही ना हो। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन दिल्ली में जो होने की वजह से इन 15 लोगों की जान गई है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, चेकआउट Odoo CRM एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।